आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि एक जैसी मिडिल क्लास इनकम वाले दो लोगों की जिंदगी आगे चलकर इतनी अलग अलग क्यों हो जाती है। मतलब एक तरफ कोई इंसान जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है और वहीं दूसरा पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी का मजा लेता है। सच कहूं तो ये सब सिर्फ एक छोटे से लेकिन बहुत ही अहम चुनाव पर निर्भर करता है। आज की इस चर्चा में हम इसी फाइनेंशियल मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की चॉइसेस कैसे हमारा पूरा भविष्य तय कर देती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज के मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुविधा पर सवाल उठाते हैं। 75,000 रुपये महीना। सुनने में तो ये कोई छोटी रकम नहीं लगती है ना, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि महीने के आखिर तक आते आते बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? आइए इसे समझने के लिए राहुल की कहानी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये ईएमआई के कर्ज का जाल कैसे बुना जाता है। तो राहुल एक बहुत ही साधारण परिवार से आता है। 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन खत्म होते ही उसे अपनी पहली नौकरी मिलती है। सैलरी है 15,000 रुपये महीना। हर युवा की तरह ये उसके लिए एक शानदार नई शुरुआत है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, उम्र के साथ साथ उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी ग्रो करती है। 21 साल में 15,000 से शुरू होकर 32 साल की उम्र तक वो 75,000 रुपये महीने तक पहुंच जाता है। करियर का ग्राफ एकदम परफेक्ट जा रहा है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ खतरा भी पनप रहा है। वो ये कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है ना, वैसे वैसे मार्केट से आसान क्रेडिट और लोन मिलने के रास्ते भी खुलते जाते हैं। जरा 21 साल की उम्र में राहुल की स्थिति देखिए। 15,000 की सैलरी है, जिसमें से घर का किराया, खाना पीना, आना जाना, ये सब बुनियादी खर्चे मिलाकर लगभग 13,000 रुपये उड़ जाते हैं। महीने के अंत में बचत के नाम पर बचते हैं सिर्फ 2,000 रुपये। मार्जिन भले ही बहुत कम है, लेकिन चलिए कम से कम वो कुछ तो बचा ही रहा है। लेकिन फिर एंट्री होती है असली विलन की, जिसे हम स्टेटस सिंड्रोम या दोस्तों का प्रेशर कह सकते हैं। राहुल देखता है कि यार दोस्तों के पास तो महंगे महंगे आईफोन हैं। अब उस स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में वो ईएमआई पर एक नया आईफोन खरीद लेता है। और बस एक चमकते हुए फोन के लिए जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो रातों रात माइनस में चली जाती है। अब इसका गणित देखिए। महीने की किस्त है 3,500 रुपये, बचत थी सिर्फ 2,000 और ईएमआई हो गई 3,500। पहली ईएमआई कटते ही बचत शून्य से भी नीचे चली गई। और सच कहूं तो बस यहीं से कर्ज के इस खतरनाक जाल का पहला धागा बुना जाता है। और बात सिर्फ एक फोन तक कहाँ रुकती है, ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कभी नहीं रुकता। 23 की उम्र में नई बाइक चाहिए तो उसकी ईएमआई शुरू हो गई 3,000। 26 की उम्र तक जब सैलरी 40,000 हुई तो लगा कि अब एक बेहतर सोसाइटी में रहना चाहिए और एक कार भी होनी चाहिए, तो लीजिए 8,000 की एक और ईएमआई। फिर 28 की उम्र में शादी का खर्च उठाने के लिए 5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया, जिसकी ईएमआई बन गई 13,000 रुपये। मतलब अपने 20s के दशक के खत्म होने तक राहुल ने अनजाने में ही एक बेहद खतरनाक आर्थिक दलदल तैयार कर लिया है। और फिर आता है 32 साल की उम्र का वो पड़ाव, जिसे हम घुटन का एहसास कह सकते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। 32 की उम्र में जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। इसी बीच एक और बड़ा इमोशनल फैसला लिया जाता है, अपना खुद का घर। इसके लिए सीधा 30 लाख रुपए का होम लोन ले लिया जाता है, वो भी पूरे 20 साल के लिए। इसका नतीजा क्या होता है? पूरी की पूरी 75,000 की जो सैलरी थी ना, वो अकाउंट में आते ही गायब हो जाती है। होम लोन की किस्त 30,000, पर्सनल लोन 13,000, घर का राशन 10,000, पेट्रोल 6,000 और बाकी बचे हुए 16,000 रुपए बच्चों की स्कूल फीस और बिलों में साफ। बाहर घूमने या अपने किसी शौक के लिए एक सिंगल रुपया नहीं बचता। पूरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ कर्ज चुकाने और सर्वाइवल में ही स्वाहा हो जाती है। इसका जो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल असर होता है ना, वो बहुत डरावना है। जरा सोचिए, 45 की उम्र तक आते आते इंसान कर्ज के बोझ तले इतना दब जाता है कि उसे सच में हर दिन एक घुटन सी महसूस होने लगती है। बैंक में सेविंग जीरो है, ऑफिस जाना अब कोई पैशन या चॉइस नहीं रह गया है, बल्कि वो ईएमआई चुकाने की एक खौफनाक मजबूरी बन चुका है। और रिटायरमेंट के बारे में तो सोचने से भी डर लगता है, क्योंकि उसके लिए तो दूर दूर तक कोई फंड ही नहीं है। तो क्या लाइफ जीने का बस यही एक तरीका है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा रिवर्स करते हैं और एक बिल्कुल अलग ऑल्टरनेटिव रियलिटी की कल्पना करते हैं। मान लीजिए जीवन बिल्कुल वही है, घटनाएं वही हैं, सैलरी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट और अनुशासित है। हमने बाईं तरफ वाला वो निराशाजनक रास्ता तो देख लिया, जहां सिर्फ ईएमआई थी।
अब चलिए दाईं तरफ वाले रास्ते पर नजर डालते हैं, जहां ईएमआई को ना कहा गया है और एसआईपी और कैश को हाँ। इस वैकल्पिक वास्तविकता में हम बात करेंगे एक स्मार्ट निवेशक के रास्ते की। ये सच में एक विनिंग स्ट्रैटेजी है। इस टाइमलाइन में क्या होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो तुरंत सब कुछ पा लेने की जो खुजली होती है ना, उसे कंट्रोल किया जाता है। यहाँ सैलरी का 30% निवेश करने का एक बहुत ही सख्त नियम बना लिया गया है। 21 साल की उम्र में 15,000 की सैलरी में से सीधा 30% यानी 4,500 रुपए म्यूचुअल फंड एसआईपी में जाने लगते हैं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, नए नए लोन लेने के बजाय एसआईपी का अमाउंट बढ़ाया जाता है। 23 की उम्र में एसआईपी हो गई 7,500, 30 की उम्र में 12,000 और 35 की उम्र आते आते 22,500 रुपए की एक सॉलिड एसआईपी चलने लगती है। अब शायद दिमाग में ये सवाल आए कि क्या इस रास्ते पर सारे शौक मार देने पड़ते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। शौक पूरे होते हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम बदल जाता है। 25 की उम्र में आईफोन लिया जाता है, लेकिन ईएमआई पर नहीं, पूरे 1 लाख रुपए कैश देकर। 32 की उम्र में 1.5 लाख की बाइक भी नकद आती है और 38 की उम्र में 5 लाख की कार भी कैश में खरीदी जाती है। ये सारी लग्जरी चीजें कैसे आ रही हैं? ये आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ से, न कि किसी बैंक के उधार से। और यहीं से हमें देखने को मिलती है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो 45 की उम्र में रिटायरमेंट को मुमकिन बनाती है। चलिए इस स्मार्ट टाइमलाइन में सीधे 45 साल की उम्र पर जंप करते हैं। यहाँ जो नतीजे मिलते हैं वो सच में किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं लगते। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं, प्योर मैथ्स है। अगर 21 से 45 साल की उम्र तक, यानी पूरे 24 सालों तक, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन अगर हम औसतन सिर्फ 8,000 रुपए प्रति माह का निवेश कंसिस्टेंटली करते रहें और मान ले कि उस पर औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिले, तो ये छोटी से दिखने वाली रकम दशकों के सफर में एक विशाल पहाड़ बन जाती है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पहाड़ कितने का होगा? पूरे 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये हवाई बात नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग की एकदम सटीक गणितीय सच्चाई है। 45 साल की उम्र में 2 करोड़ की नेटवर्थ हासिल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, सर पर कर्ज के नाम पर 1 रुपए का भी टेंशन नहीं है। अब देखते हैं कि ये भारी भरकम संपत्ति एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे देती है। इन 2 करोड़ रुपयों में से सीधा 1 करोड़ रुपए निकालकर एकदम नकद में एक शानदार घर खरीदा जा सकता है। कोई 20 साल का सिरदर्द वाला होम लोन नहीं। 50 लाख रुपए बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एकदम सेफ अलग रख दिए गए, और जो बाकी 50 लाख बचे उन्हें एक SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में निवेश कर दिया गया। अब ये SWP क्या बला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहूँ तो ये एक ऐसा तरीका है जहां आप एक मुश्त पैसा डालते हैं और वहां से हर महीने अपनी खुद की बनाई हुई एक फिक्स पेंशन पाते रहते हैं। अगर 50 लाख रुपए इस फंड में डाल दिए जाएं, तो बिना कोई काम किए, बिना ऑफिस जाएं, जिंदगी भर हर महीने लगभग 40,000 रुपए की एक रेगुलर इनकम बहुत ही आराम से जनरेट की जा सकती है। इसे कहते हैं 45 की उम्र में असली वाला रिटायरमेंट। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको सच में हैरान कर दे। अगर 45 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक, यानी पूरे 25 सालों तक, हर महीने उस SWP से 40,000 रुपए निकाले जाते रहें, तब भी, जी हाँ, तब भी वो निवेश किया हुआ मूलधन खत्म नहीं होता, बल्कि कंपाउंडिंग का जादू देखिए। 70 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो मूलधन वापस बढ़कर लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। तो इन दोनों रास्तों को देखने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या नियम निकल कर आते हैं? इस पूरे एनालिसिस से हम 4 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल नियम निकाल सकते हैं। पहला नियम, कोई भी लोन लेने से पहले 1000 बार सोचें कि क्या वाकई इसके बिना काम नहीं चल सकता। दूसरा, अपनी जिंदगी की शुरुआत से ही निवेश को हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। छोटी सी भी शुरुआत बहुत बड़ा असर डालती है। तीसरा, इस स्टेटस सिंड्रोम से खुद को बचाएं। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उधार लेकर खर्चे करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और चौथा नियम, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कल पर मत टालें, आज ही बल्कि अभी से शुरू कर दें। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के समय में जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो एक्चुअल में किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या मौजूदा आदतें वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा रही हैं, या फिर बहुत ही खामोशी से वो EMI के उस घुटन भरे जाल को और मजबूत कर रही हैं? सच में ये बहुत ही शांति से बैठकर सोचने का वक्त है कि आखिर कौन सा रास्ता भविष्य को असल में सुरक्षित कर रहा है।